आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्राम, इससे पहले आप इस कहानी की 30 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 31 मुलाहिज़ा फरमाएं। मजबूरी है, मैं निशानी उचकाकर कहा, न सिर्फ बुर्का पहनना होगा बल्कि किसी सुगड़ बीबी की तरह नकाब भी कराए रखनी होगी। अपने घर पहुंचने के बाद ही इससे जान छूट सकेगी। ये तो नामुमकिन है। वो एहतजाज पर मजबूर हो गई। जगह जगह इतनी ठोकरें लगेंगी कि तमाशा बन कर रह जाऊंगी। ये मेरे बस से बाहर है। समझने की कोशिश करो, मामलात बहुत संगीन हो गए हैं, वरना मैं तुम्हें हरगिज मजबूर न करता। मैंने नर्म नासिहाना लहजे में कहा, जरूरत से ज्यादा एहतियात भी गले का हार बन सकती है। अव्वल तो आप इन लोगों को जरूरत से ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। बिलफर्ज उनमें से किसी ने मुझे पहचान ही लिया तो मैं भी उसे शनाख्त कर लूंगी। दफ्तर में जिन लोगों ने मुझे देखा था, मैं उन सबको जानती हूँ। मैं गहरा सांस लेकर कुर्सी की पुश्तगाह से टिक गया। यही तो सबसे बड़ी मुश्किल है। नसीर खान के अलावा दफ्तर का कोई आदमी इस मामले में मुलव्वस नहीं है, और इस मरदूद को तो आप दोनों भी पहचान लेंगे। उसने मेरी बात दरमियान ही में सूझ ली। दफ्तर में खुफिया कैमरे से तुम्हारी तस्वीर ली गई थी। नाचार मुझे उसको बताना ही पड़ा। हमारे नसीर खान तक पहुंचने से बहुत पहले सरेचाम ही वो फिल्म कोई निकाल कर ले गया था। अब तक उसके सैकड़ों प्रिंट बन चुके होंगे, और तस्वीर की बिना पर A2 के हर कारे हर तरफ तुम्हारी बूझ सूंघते फिर रहे होंगे। हैरत और खौफ से गजाला की गजाली आंखें फैलती चली गई, और वो सरसराती हुई खौफजदा आवाज में बोली, मगर ये सब आपको कैसे पता चला? मैं भी फोन पर नसीर खान से बात करके आ रहा हूँ। वो खुद तस्वीर की वजह से फिक्रमंद है। हम लोग A2 के हाथ आ गए तो उसकी भी खैर नहीं होगी। अब तो कोई चारा ही नहीं रहा, वो बेजान आवाज में बोली। उसके चेहरे का रंग फीका पड़ चुका था। खौफजदा होने की जरूरत नहीं, मैंने उसकी हिम्मत बढ़ाई। बस जरा मोहतात रहना होगा। वो कुछ न बोली। उसकी आंखें किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। जो पैकर त्यारा लाहौर से कराची के लिए रवाना हुआ तो कमोबेश सारी नशिस्तें भरी हुई थी। इस बार न चाहते हुए भी हम तीनों को बराबर बराबर नशिस्तें मिली थी, लेकिन सुल्तान शाह हम दोनों से बिल्कुल लाताल्लुक था। मुझे खुशी थी कि वो काम के साथ अदाकारी में भी खासा कामयाब था। गजाला के लिए बुर्का शदीद उलझन का सबब बना था, लेकिन होटल के कमरे में थोड़ी सी मशक के बाद वो एयरपोर्ट पर रवाना हुई तो खासी संभल चुकी थी। चेहरे पर जालीदार नकाब गिराने के बाद वह सर झुकाए यूं चली थी जैसे सूरज की रोशनी में चार दीवारी से बाहर किसी ने उसका चेहरा न देखा हो। एयरपोर्ट पर मैंने उकाबी निगाहों से हर तरफ का जायजा लेटाला, मगर किसी ऐसे शख्स की निशानदेही में कामयाब न हो सका जिस पर निगरानी का शुबा किया जा सकता। जहाज में सवार होने के बाद मुझे पूरा इत्मीनान हो गया कि हम लोग किसी की निगाहों में आए बगैर लाहौर से निकलने में कामयाब हो चुके थे। त्यारे के मुकर्रर बुलंदी पर पहुंच जाने के बाद जब हिफाजती बंद बांधने की रोशन हदायत गायब हुई तो बंद खुलने की खटाखट में कई मुसाफिर नशिस्तों से उठे और अकबी समत में बढ़ने लगे। मैं बज़ाहिर बेपरवायाना अंदाज में बैठा सिगरेट पी रहा था, लेकिन मेरी निगाहें हर चेहरे का जायजा ले रही थी। कुछ नौजवान अपनी आदत से मजबूर मुसाफिर लड़कियों को ताकते हुए गुजर रहे थे, लेकिन उस भीड़ में भी मुझे कोई ऐसा शख्स नजर ना आ सका जिस पर किसी किस्म का शुबा किया जा सकता। फिर त्यारे की नशिस्तों के दरमियान दोनों राहदारियों के अगले पिछले सरों पर सर्विस ट्रालियां गर्दिश में आ गई। एक होस्टेस ट्राली लिए हमारे पास आई और मुस्कुराते हुए गरम गरम लंच ट्रे मुसाफिरों के सामने टेबल पर लगाती हुई आगे बढ़ गई। लंच ट्रे रखते हुए उसने कोने की नशिस्त पर मौजूद गजाला से कुछ बात करना चाही थी, लेकिन गजाला किसी शर्मीली औरत की तरह सुकड़ी सिमटी खामोश बैठी रही। अभी मैं अपने खाने की तरफ मुतवज्जा भी न होने पाया था कि गजाला हल्की सी आवाज के साथ उछली और हमारी अकबी नशिस्तों पर खाना सर्व करने वाली होस्टेस बेख्तियार उस पर चुकी। गजाला के बुर्का की टोपी उसके सर पर से खिसकी हुई थी। अगर उसने बुर्का मजबूती से थामा न होता तो यकीनन वो बेपर्दा हो जाती। होस्टेस उसके सामने झुकी बार बार मशीनी अंदाज में मुआजरत की जा रही थी। मेकअप की दबीज तह के बावजूद उसके चेहरे पर खौफ की सर्दी छाई हुई थी। ये सब उस कदर धीमे अंदाज में हुआ कि आसपास के मुसाफिर कुछ भी न समझ सके, लेकिन होस्टेस की मुआजरत और गजाला की वसीली मनमनाहट से मैंने ये अंदाजा लगा लिया कि एयर होस्टेस की किसी गलती से गजाला के सर से बुर्का उतरते उतरते रह गया था। मैं कीनातुस निगाहों से एयर होस्टेस को घूरने लगा। सर गलती से मेरा हाथ इनके सर से लग गया था। मैं शर्मिंदा हूँ। मुझे अपनी तरफ मुतवज्जा पाकर वो बौखलाए हुए अंदाज में हकलाई, फिर मेरे जवाब का इंतजार किए बगैर ट्राली की तरफ मुतवज्जा होगी। मुझे महसूस हुआ था जैसे उसने दानिस्ता मेरे सर से बुर्का उतारने की कोशिश की। गजाला मेरे कान के नीचे मनमनाई। अगर बुर्का मेरी कोहनियों के नीचे दबा न हुआ होता तो वो कामयाब हो गई होती। मैं खाने से फारिग होकर सीधा फ्लाइट किचन में जा पहुंचा जो खाली पड़ा हुआ था। चंद मिनट के इंतजार के बाद मुझे वही एयर होस्टेस राहदारी में आती दिखाई थी, लेकिन मेरी झलक देखते ही वापस लौट गई। उसने मेरे तहकमाना इशारे को वाज़े तौर पर देख लेने के बावजूद नजरअंदाज कर दिया था। मैंने गुस्से में उसके पीछे जाने का इरादा किया, लेकिन उसे अमली जामा न पहना सका। बात बढ़ाने की सूरत में मेरे साथ गजाला भी जहाज के तमाम मुसाफिरों की निगाहों का मरकज बन जाती। चंद सानियों बाद वही एयर होस्टेस चीफ स्टीवर्ड के हमरा फ्लाइट किचन की तरफ आती नजर आई। मैं सामने से हटकर किचन में सरक गया। स्टीवर्ड ने आते ही अदब के साथ मुझे सलाम किया,
फिर बराह रास्त बोलने लगा, मैं शर्मिंदा हूँ जनाब, मुझे अपनी नदामत के इजहार के लिए अल्फाज नहीं मिल रहे। ये जैनी की सरासर गलती थी जो उससे इस्तरारी तौर पर सरजद हो गई। यह बेचारी खुद अपने किए पर नादिम है। दरअसल इसके साथ भी किसी ने शरारत की थी। कैसी शरारत? मैं दबी दबी आवाज में कुराया, तुम्हारे या उसके 2 अल्फाज कह देने से मेरी कोफ्त का अजाला तो नहीं हो जाता। उसने कुछ कहे बगैर एक मुड़ा तुड़ा कागज जेब से निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। सीट नंबर 24 पर बुरका में एक मर्द सफर कर रहा है, कहीं हाई जैकर्स ना हो। उस रुक्का पर जल्दी में गंदे उर्दू रस्मुल खत में लिखा हुआ था। उस बेचारी को अचानक ही यह रुक्का अपनी जेब में मिला। न जाने ये किसकी हरकत थी। उसकी संगीन गलती है कि उसने किसी को बाखबर नहीं किया और खुद ही उस मोहतरम खातून के सर से बुरका उतारने की अहमकाना कोशिश का इर्तिकाब कर बैठी। आप चाहें तो इस हरकत पर उसके खिलाफ सख्त तरीन तादीबी कार्रवाई की जा सकती है, जिसका अंजाम मुलाजमत से बरतरफी भी हो सकता है। वह मुआजरत कर रहा था। मैंने थोड़ी सी गर्मी दिखाने के बाद मामला रफा दफा कर दिया। उस एयर होस्टेस को किसी मुसाफिर ने नहायत चालाकी के साथ अपना अलाकार बनाया था। मैं वापस अपनी जगह आ बैठा, लेकिन मेरे जहन में तशवीश तारी हो चली थी। उस रुक्का से जाहिर हो रहा था कि उस परवाज पर A2 का कोई हरकारा भी सफर कर रहा था। गुमान गालिब था कि उसे तस्वीर की बुनियाद पर गजाला की तलाश थी। दूसरी खवातीन को तो उसने देख ही लिया था, लेकिन बुरका की गिरी हुई नकाब के बायस उसका चेहरा देखने में कामयाब नहीं हो सका था। लिहाजा उसने रुक्का के जरिया जहाज के अमला को गजाला की तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश की। उसका छोड़ा हुआ शोशा इस कदर मजबूत था कि जहाज और मुसाफिरों के तहफ्फुज के लिए अमले की तरफ से कार्रवाई नागुज़ीर हो जाती। वो तो एयर होस्टेस जोश में एक बेज़ाब्ता हमाकत कर बैठी, जिसके बिना पर न सिर्फ पर्चा लिखने वाले का मंसूबा नाकाम हो गया, बल्कि हमारी भी पेचीदा रस्मी कार्रवाइयों से गुलू खलासी हो गई। क्योंकि अपनी नाकाम कोशिशों के बावजूद एयर होस्टेस ने यह यकीन कर लिया था कि बुरका में मर्द नहीं कोई औरत ही सफर कर रही थी। मेरा जहन मुसलसल उसी गुत्थी में उलझा रहा और आखिरकार मैं उस नतीजा पर पहुंचा कि जिस किसी ने भी वो हरकत की थी उसी समत में बैठा हुआ था जिधर जीनी नामी होस्टेस सर्व कर रही थी, और ये कि वो शख्स ऐसी जगह बैठा हुआ था जहां से वो बराह रास्त गजाला पर निगाह रख सकता था। मैंने गजाला के साथ अपनी जगह तब्दील कर ली। इस तरह मैं सिरे वाली निशिस्त पर आ गया। गजाला मेरे और सुल्तान शाह के दरमियान आ गई। उस जाविये से बराह रास्त और मुसलसल गजाला पर नजर रखना सिर्फ एक मुसाफिर के लिए मुमकिन था, जो हमारे ही कतार में राहदारी के दूसरी तरफ बैठा हुआ था। लेकिन वो 13-14 बरस का एक मासूम सा लड़का था। सीट नंबर 24B वाले उस लड़के के अलावा बाएं तरफ की अगली 3 कोने वाली निशिस्तें जरूर ऐसी थीं कि वहां बैठे हुए मुसाफिर हस्बे मर्जी सर घुमाकर मेरी तरफ देख सकते थे। चंद मिनट बाद मैंने अगली निशिस्त के एक मुसाफिर को गर्दन पीछे घुमाते देखा। बड़े शीशों वाली ऐनक के पीछे उस औरत की निगाहें जो ही मेरी निगाहों से टकराईं, उसके चेहरे पर लहजा भर के लिए तहय्युर के आसार नमूदार हुए। फिर उसका चेहरा दोबारा अपनी निशिस्त की पुश्तगाह की ओट में रुपोश हो गया। कालबन बुर्का पोश औरत की जगह मेरी मौजूदगी उसके लिए हैरान कुन साबित हुई थी। तिरछे हुए बालों के नीचे मेकअप की तह में सवारा हुआ उसका चेहरा खासा दिलकश था। उम्र 30 के लगभग रही होगी, लेकिन उसके चेहरे के किसी नक्श से भी ऐसी तजुर्बाकारी का इजहार नहीं हो रहा था जो मजे हुए जराइम पेशा लोगों का खासा होती है। मैं भी उस औरत की तरफ से उलझन में हूँ। गजाला की धीमी आवाज सुनकर मैं चौंक पड़ा। वो मेरी तरफ झुकी हुई थी और शायद उसने मेरी हिकमत अमली भी भांप ली थी। तो मुझसे जिक्र क्यों नहीं किया? सोच रही थी कि महज इत्तेफाक ही ना हो। सूरत से सीधी सादी मालूम होती है, लेकिन इसका चेहरा मुझे कुछ शनासा लग रहा है। इसने कई बार मुड़कर तायराना अंदाज में पिछली नशिस्तों पर निगाह उड़ाई थी। कहाँ देखा था इसे? मैंने सवाल किया। मेरा ख्याल है कि इसने अपने बाल मुख्तलिफ अंदाज में बनाए हुए हैं और आंखों पर ऐनक भी इजाफी है। अगर ये 2 तब्दीलियां ना हों तो मुझे याद आ जाएगा कि इसे कहाँ देखा था। सर्टिफिकेट के दफ्तर में भी तुमने लड़कियों की मौजूदगी का जिक्र किया था। मैंने उसे याद दिलाया और वो चौंक पड़ी। हद होगी, वो पुरजोश ले जाए मैं बोली। इस कदर सामने की बात जहन में नहीं आ रही थी। इसीलिए 1 और 1 को 11 कहते हैं। इसे मैंने वहीं देखा था। मिसेस मुराद के नाम से तारुफ हुआ था इससे। मेरे लिए वो इंकशाफ परेशान कुन था। उन लोगों ने पिछले 24 घंटों में हमारे हाथों जो नुकसान उठाए थे, उनकी बुना पर अगर वो गजाला की तलाश में अपने सारे वसाइल भी झोंक देते तो मुझे हैरत न होती। ये बात भी करीने क्यास थी। गजाला के अगवा में नाकामी के बाद उन्होंने लाहौर से रवाना होने वाली परवाजों के मुसाफिरों की निगरानी शुरू करा दी हो। लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आ सकी कि मुकम्मल पर्दे के बावजूद वो गजाला की तरफ क्यों कर मुतवज्जा हुए और फिर उस परवाज पर एक ऐसी औरत को सवार कर दिया जिसे पहचान लेना गजाला के लिए दुश्वार साबित न होता। जबकि नसीर खान की इतला के मुताबिक इन लोगों ने गजाला की तस्वीर भी हासिल कर ली थी और तस्वीर की मदद से उनका कोई भी जहांदीदा और हमारे लिए अजनबी हरकारा गजाला की तलाश की मुहिम जारी रख सकता था। उस काम के लिए मिसेस मुराद का इंतखाब मेरी समझ से बाहर था। काफी देर तक मुसलसल सोच विचार के बाद मेरे जहन में आखिरकार एक वाज़ेह सी तस्वीर बन गई। मौत के सुदागरों के लिए माली वसाइल की कोई कमी नहीं थी और वो अपने मफादात की राह में आने वाली हर रुकावट को पूरी कुव्वत के साथ मिटा देने की सलाहियत रखते थे। लिहाजा पैदा पैर नुकसानात के बाद जब उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि गजाला और उसके साथी इन तबाहकारियों के पसे पुश्त काम कर रहे हैं,
तो उन्होंने अपने वसाइल और दीगर जराए के अलावा अपने कारिंदों की एक टोली हवाई अड्डे पर भी मामूर कर दी थी। यकीनी तौर पर उस टोली की हर फर्द को गजाला की तस्वीर फराम की गई होंगी, लेकिन उनके रहनुमा दिमाग ने उस नुक्ते को भी फरामोश नहीं किया था कि गजाला भेस बदल कर उन्हें जुल्द देने की कोशिश कर सकती है। लिहाजा उसने मिसेज मुराद को भी चारे के तौर पर उस मुहिम में झोंकने का फैसला कर लिया। मिसेज मुराद यकीनी तौर पर किसी तजुर्बाकार शख्स की तहवील में दे दी गई होगी और उसकी मौजूदगी का मकसद सिर्फ इतना नजर आता था कि गजाला अगर छुप कर किसी परवाज से फरार होने की कोशिश करे तो मिसेज मुराद को मुसाफिरों की भीड़ में अपने करीब देखकर खौफजदा हो जाए और इस्तरारी तौर पर अपने किसी साथी को मिसेज मुराद के सरकोबी पर मामूर कर दे। इनका दूसरा आदमी मिसेज मुराद की निगरानी पर मामूर होता। इस तरह मिसेज मुराद पर हाथ डालने वाला उनकी निगाहों में आ जाता। शायद वो मिसेज मुराद को बचाने की कोशिश भी ना करते ताकि गजाला और उसके साथियों को मैदान साफ होने का यकीन दिला सके। इस तरह वो तवील तर निगरानी के बाद भरपूर मालूमात हासिल करके हम पर कारी जर्ब लगा सकते थे। अब यह महज इत्तेफाक ही था कि गजाला जरूरत से ज्यादा एहतियात की बिना पर उनकी निगाहों में आ गई। त्यारों के जरिए अमूमन जिस तबके के लोग सफर करते हैं उनमें से ज्यादातर घराने पर्दे की इन रवायती पाबंदियों को जरूरी नहीं समझते, जहाँ बुरका नागुजीर हो जाता है और जो खवातीन बुरका इस्तेमाल करती हैं वो भी आमतौर पर चेहरा खुला रखती हैं या ज्यादा से ज्यादा निचला चेहरा नकाब में लपेट लेती हैं। इस पसे मंजर में गजाला बुरका में मुकम्मल तौर पर छुपी हुई एयरपोर्ट पहुंची तो लाजमन वो लोग उसकी तरफ मुतवज्जा हुए होंगे। एक तरफ गजाला ने किसी भी लम्हे चेहरे को बेनकाब नहीं होने दिया, दूसरी तरफ मिसेज मुराद अपने दफ्तर में मुलाजमत के लिए आने वाली लड़की को जिंदा सलामत अपनी निगाहों से देख चुकी थी। उसे रजू किए जाने पर उन लोगों को फौरी तौर पर यह इशारा मिल गया होगा कि बुरकापोश मुसाफिर खातून कदुकामत के लिहाज से मतलूबा लड़की से मुशाबा है। इस दौरान में शायद मिसेज मुराद ने दीदा दानिस्ता गजाला के सामने आने की कोशिश की हो ताकि उसे चौंका सके, लेकिन गजाला तो चुबे के बावजूद याद न कर सकी कि उसे कहाँ देखा था। उन जैसे मुनज़्ज़म लोगों के लिए उस त्यारे पर से सवार होना कोई मुश्किल काम नहीं था। ओपन टिकट पर आखिरी लम्हात में भी एक दो नशिस्तें मिलने का इम्कान रहता है। लिहाजा मिसेज मुराद कम अज कम एक और साथी के हमरा इस परवाज पर जगह हासिल करने में कामयाब हो गई थी। जब वो सामने आकर भी गजाला का रद्द अमल देखने में कामयाब नहीं हो सकी तो उसके साथी ने आखिरी हरबा आजमाने का फैसला किया होगा, क्योंकि गजाला का सख्त तरीन पर्दा उसके शुबहात को मुसलसल तकवीयत देता जा रहा था। रुका के जरिए होस्टेस को उकसाकर उसने अपना मकसद हासिल करना चाहा, लेकिन होस्टेस की नातजुर्बा कारी ने उसका खेल बिगाड़ दिया। मुझे पूरा यकीन था कि कराची पहुंचने के बाद मिसेज मुराद तो अपनी राह तय करेगी, लेकिन उसका गुमनाम साथी उस वक्त तक चौंक की तरह हमारा पीछा करता रहेगा जब तक गजाला की शक्ल देखकर अपने शुबहात की तरदीद या तस्दीक न कर ले। उसके गुमनाम साथी की निशानदेही से भी ज्यादा अहम बात यह थी कि उन दोनों को इतनी मोहलत न दी जाए कि अपने किसी आदमी से राब्ता कायम करके उसे ताज़ा तरीन सूरत हाल से बाखबर कर सके। अगर एटू को एक बार भी ये इल्म हो जाता कि उसके दुश्मन कराची से मुतल्लिक हो सकते हैं तो उसकी जुमला इंतकामी कार्रवाइयां उसी तरफ मरकूज हो जाती। आखिरकार में गजाला को वहीं छोड़कर टॉयलेट में चला गया। सीट नंबर 22B वाली औरत को काबू में करना है। जहाज में उसका कोई साथी भी है जो मेरा और गजाला का ताक़ुब कर सकता है। ताक़ुब को नाकाम बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। एयरपोर्ट से मेरी कार तुम ले लेना, हम टैक्सी में जाएंगे। कागज पर जल्दी जल्दी ही यह पैगाम नोट करके मैं बाहर आ गया। मेरी गैर हाजिरी में गजाला फिर कोने वाली निशिस्त पर आ गई थी। मैं उसके और सुल्तान शाह के दरमियान बैठ गया, जो इस दौरान बिल्कुल लाताल्लुक बना हुआ था। मैंने आहिस्तगी से वो पैगाम उसकी तरफ बढ़ा दिया। कार की चाबी पहले ही उसकी तहवील में थी। सुल्तान शाह ने रफाकत की मुख्तसर सी मुद्दत में मुझे अपनी जहनी सलाहियतों का कायल कर लिया था। उसे पैगाम लेने के बाद बेपरवाही से मुट्ठी में दबा लिया और वहीं पढ़ने के बजाय चंद सानियों बाद उसने अपनी जगह छोड़ दी। मुझे अंदाजा था कि वो रुक्का पढ़ने के लिए किसी कोशाए आफियत की तलाश में उठा था, जो टॉयलेट ही हो सकता था। वापसी के बाद अपनी जगह पर बैठते हुए सुल्तान शाह ने गर्मजोशी से मेरा हाथ दबाया। शायद उसे खुशी थी कि लाहौर से वापसी के बावजूद खेल जारी था। थोड़ी देर बाद हिफाजती बंद बांधने की हदायत के साथ ही लैंडिंग की तैयारियां होने लगी। दिन के उजाले में रोशनियों के शहर कराची का फिजाई नजारा कुछ ऐसा काबिल दीद नहीं था। तवील दायरे में शहर का चक्कर काटते हुए त्यारे की बुलंदी तेजी से कम होने लगी। फिर त्यारे ने कराची की जमीन छू ली। रनवे पर रफ्तार कम होने के बाद त्यारा किसी थके मांदे अफरीद की तरह रिंगता हुआ टैक्सी वे पर अपनी मुकर्रर पार्किंग की तरफ जा रहा था कि मुसाफिरों में हल्की सी सरगर्मी पैदा होगी। हिफाजती बंद खोले जाने लगे। हालांकि हिफाजती असूलों के तहत जब तक बंद बांधे रखने की रोशन हदायत मालूम न हो जाए, मुसाफिरों को बदस्तूर लैंडिंग पोजीशन ही इख्तियार किए रहना चाहिए। पिछली नशिस्तों का एक मुसाफिर कुछ ज्यादा ही बेसब्रा साबित हुआ और जहाज के साख्त होने से पहले ही अपनी जगह छोड़कर आगे बढ़ गया। उसके दोनों हाथ खाली थे। खासा कबीर जुस्सा और ताकतवर नजर आता था। मैं उसके चेहरे की बस एक ही झलक देख सका, जो कुछ खुशगवार नहीं थी। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। यूं ही वो मिसेज मुराद के करीब से गुजरा, उसने भी अपनी जगह छोड़ दी। उसी लम्हे त्यारा ठहर गया और मुसाफिर नशिस्तें छोड़कर राहदारियों में जमा होने लगे। मिसेज मुराद उस कबीर जुस्सा शख्स से तकरीबन चिपकी हुई खड़ी थी।
क्योंकि अगली नशिस्तों के मुसाफिरों ने बाहर आकर उनकी पेशकदमी का रास्ता मसदूद कर दिया था। कालपुर वही मिसेज मुराद का साथी था और उसने रवानगी से पहले मिसेज मुराद को हदायत देने के लिए उस तरीकाकार का इंतखाब किया था। वो दोनों ऐसे जाविये से खड़े थे कि मेरे लिए देखना नामुमकिन था कि उनमें से कौन बोल रहा था और कौन खामोश खड़ा था। मैंने पलटकर सुल्तान शाह की तरफ देखा। उसकी आंखों में तफहीमी चमक लहराई और वह सर हिला कर रह गया। मेरा अंदाजा था कि सुल्तान शाह को अपने शिकार से निपटने में खासी दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि तारे के मुसाफिर होने की बिना पर दोनों ही गैर मुसल्लाह होते, जबकि हरीफ को सुल्तान शाह पर वाज़ेह जिस्मानी बर्तरी हासिल थी। सुल्तान शाह को पार्किंग लॉट से मेरी कार निकालनी थी, लिहाजा वो त्यारे से उतरकर पहली ही बस से लाउंज की तरफ रवाना हो गया। मिसेज मुराद और उसका साथी भी उस बस में गया था। अलबत्ता मैं किसी तंग नजर और दकियानुसी शौहर की तरह गजाला को साथ लिए तीसरी बस की तरफ बढ़ गया। लाहौर से सामान लाने वाले कन्वेयर तक उन तीनों का कहीं पता नहीं था। मैं आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकला। मिसेज मुराद फुटपाथ के किनारे खड़ी कुछ सोच रही थी। सुल्तान शाह मेरी कार बाहर ला चुका था, लेकिन कभी उस दूसरा शख्स का कहीं पता नहीं था। मैंने आगे बढ़कर एक खाली टैक्सी का अकबी दरवाजा खोला और गजाला समेत पिछली सीट पर बैठ गया। टैक्सी चल पड़ी। फिर चौराहा घूमते हुए मैंने एक दूसरी टैक्सी में मिसेज मुराद के साथी की झलक भी देख ली। सुल्तान शाह को वीरान रास्ते पर किसी कार्रवाई का मौका देने के लिए मैंने अपने टैक्सी ड्राइवर को दानिस्ता गुलशन इकबाल चलने की हदायत दी थी, लेकिन जब हमारी टैक्सी ड्रग रोड स्टेशन से दाहिनी तरफ मुड़ी तो मेरी खोपड़ी चकरा कर रह गई, क्योंकि ताकुब में आने वाली टैक्सी सन्नाटे के साथ सीधी शहर की तरफ निकलती चली गई थी। थोड़ी देर बाद मुझे अपनी कार नजर आ गई। उसमें सुल्तान शाह के साथ अगली नशिस्त पर कोई और भी मौजूद था। मैं उलझ कर रह गया। सूरत हाल में तवक्को के बरक्स ही नजर आ रही थी। आखिरकार ट्राइवान सैनमा से जरा आगे राशिद मिन्हास रोड पर वो कार इतनी करीब आ गई कि मैंने सुल्तान शाह के बराबर में बैठी हुई मिसेज मुराद को वाज़ेह तौर पर पहचान लिया और मुझ पर इस्तराब तारी होने लगा। राशिद मिन्हास रोड पर लेवल क्रॉसिंग से जरा पहले मैंने टैक्सी रुकवा ली। इधर किधर जाना है साहब? ड्राइवर ने हैरत से पूछा। टहलते हुए चले जाएंगे। मैंने करीबी फ्लैटों की तरफ इशारा करते हुए जल्दी से उसको मीटर से 10 रुपए जायद अदा कर दिए, क्योंकि इतनी देर में सुल्तान शाह करीब आ चुका था। टैक्सी आगे बढ़ गई। सुल्तान शाह ने कार हमारे करीब रोक दी। बुरकापोश गजाला को मिसेज मुराद शायद दूर ही से टैक्सी से उतरते हुए पहचान चुकी थी, लिहाजा उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। कार रुकते ही उसने दरवाजा खोल कर उतरना चाहा, लेकिन सुल्तान शाह ने मजबूती के साथ उसका बाजू जकड़ लिया। लिफ्ट कबूल की है तो आसानी से नहीं भाग सकोगी। कार में बैठे हुए सुल्तान शाह की जहरीली आवाज मेरे कानों से टकराई, जिसमें तज़हीक का अंसर भी शामिल था। मुझे छोड़ दो वरना शोर मचा दूंगी। मिसेज मुराद फंसी फंसी खौफजदा आवाज में बोली। जरूर कोशिश करो, गर्दन ही दबा दूंगी, गजाला ने पिछली नशिस्त पर बैठते हुए कहा। उसी लम्हे सुल्तान शाह ने कार तेजी से आगे बढ़ा दी। क्या इसने खुद ही तुमसे लिफ्ट मांगी थी? गजाला ने सुल्तान शाह से पूछा। नहीं, मैंने ही मंजिल मकसूद तक पहुंचाने की पेशकश की थी। शौकीन मजाज मालूम होती या फौरन ही कार में आ बैठी। अब देखो कहाँ पहुंचती है, उसने हंसते हुए कहा। पहले से घर ही ले चलो, इसकी वजह से कहीं कोई और शनाख्त न कर ले। इसका साथी किधर गया? वो भी तो पीछे ही आ रहा था। मैंने जुबान खोली। इस असना में गजाला बुरका उतार चुकी थी। मैं बाहर निकला तो मुकर्रब खान का भांजा नजर आ गया। वो टैक्सी चलाता है, शरीफ मुसाफिरों से मीटर से 1 पैसा ज्यादा नहीं लेता, लेकिन मुश्तबा लोगों को बुरी तरह उधेड़ता है। बस मैंने उसे इशारा कर दिया और बता दिया कि बगैर सामान वाला लंबा चौड़ा आदमी इसको लेना है। अगर वो किसी का पीछा करना चाहे तो धोखा देकर उसे किसी पुलिस स्टेशन में ले जाए। और ये क्या कहती है? मैंने पूछा। अभी तक तो मुझे उल्लू बनाने की कोशिश कर रही थी। भाभी के बुरका पर नजर पड़ते ही बिदकने लगी। ऐसे मामलों में कुछ अनाड़ी मालूम होती है। सुल्तान शाह ने राय दी। तुम्हारे साथ कौन था? मैंने मिसेज मुराद को अपनी तरफ मुतवज्जा होते हुए कहा। उसने मेरी बात का जवाब देने के लिए मेरी तरफ सर घुमाया, मगर गजाला के बेनकाब चेहरे पर निगाह पड़ते ही उसकी आंखें हैरत से फैलती चली गईं। ओह, तो उसका शुबा दुरुस्त ही था। उसके होंठों से सरसराती हुई तहय्युर ज़दा आवाज निकली। वो यही कह रहा था कि उसने अपनी सारी उम्र में किसी औरत को इतनी सख्ती से पर्दा करते हुए नहीं देखा। इससे तुम्हारा क्या ताल्लुक है? मैंने पूछा। कुछ भी नहीं, आज पहली बार उसे एयरपोर्ट पर देखा था। वो खुद ही मुझे पहचान कर मेरी तरफ आया था। तुम एयरपोर्ट किसकी हदायत पर पहुंची थी? सुबह दफ्तर पहुंचते मुझे फोन पर हुक्म मिला था। नसीर खान, मैंने टटोलने वाले लहजे में सवाल किया। वो कांप उठी। नहीं, वो तो डिसिप्लिन के मामले में बहुत सख्त है। उसे भनक भी मिल गई तो मुझे नौकरी ही से निकाल देगा। उससे तो मैं अपने एक कजन की बीमारी का बहाना करके दफ्तर से निकली थी। फिर हुक्म देने वाला कौन था? मुझे आज तक पता नहीं चल सका, बस फोन पर उसकी आवाज़ पहचान लेती हूँ। कब से काम कर रही है उसके लिए? शायद 2 साल होने वाले हैं। वो अभी तक खौफजदा नजर आ रही थी। एक अजनबी के लिए काम करने की बात हल्क से नहीं उतरती। मैंने चुपते हुए लहजे में कहा। मजबूरी। वो गहरा सांस लेकर बोली। एक रोज मुझे डाक से अपनी कुछ ऐसी तस्वीर मिली जिन्हें देखकर मेरी आंखों में दुनिया अंधेर हो गई। वो तस्वीरें मेरे जानने वालों तक पहुंच जाती तो मेरे लिए खुदकुशी के अलावा कोई रास्ता बाकी न रहता। मैं दिन रात उन ही के बारे में सोचती रही। पता नहीं वो किसने भेजी थी और उस हरकत से उसका क्या मकसद था। तीसरे दिन उसने उन ही तस्वीरों के हवाले से फोन किया था। अगर मैं उसके लिए काम करने पर आमादगी जाहिर न करती तो मुझे बदनाम कर देता।
वैसे भी मैं बेवा हूँ और बेवा औरतों पर तोहमतें तराशने के मामले में लोग हर तरह की आज़ादी महसूस करते हैं। लेकिन मैं ये यकीन दिलाती हूँ कि मैंने आज तक कोई बड़ा जुर्म नहीं किया। फिर क्या करती रही हो उसके लिए? शायद वो हमारी फर्म का कोई हरीफ है। ज्यादातर नसीर खान और उसके कारोबारी मामलात की सरगर्दानी करवाता रहा है। बारहा दफ्तर के कुछ कागजात भी गायब करवाए हैं। शायद दफ्तर में उसका कोई और आदमी भी है, क्योंकि उड़ाए हुए कागजात में अपनी मेज की मखसूस दराज में छोड़कर आती थी जो अगली सुबह गायब होते थे। उसकी कहानी नसीर खान के बयान से मेल खाती थी। एक तरफ उसने नसीर खान को खुली छुट्टी दी हुई थी और दूसरी तरफ मिसेस मुराद से उसकी सरगर्मियों की निगरानी करवाता रहता था। यूं अपनी गैर मौजूदगी में भी वो फर्म के जुमला मामलात की पूरी खबर रखता था। मिसेस मुराद निस्बतन लाइल्म थी, लिहाजा उसका ख्याल था कि उसकी मखसूस दराज से कागजात गायब करने में दफ्तर के किसी आदमी का हाथ था। लेकिन नसीर खान बता चुका था कि छुट्टी के बाद कोई दफ्तर में दाखिल होकर न सिर्फ उसकी मेज से कागजात की फोटो कापियां बल्कि कैमरे से इस्तेमाल शुदा फिल्म भी निकाल ले जाता था। लेकिन दोनों ही उस शख्स की निशानदेही से कासिर थे जो एशियन सिंडिकेट लिमिटेड के मामलात के पुष्ट पनाहे पर था। ले दे के टी.ए. मलिक का नाम सामने आया था जो एशियन सिंडिकेट लिमिटेड का एमडी था। वो फर्म लिमिटेड थी, लिहाजा उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होना भी जरूरी था। लेकिन नसीर खान उन तमाम तफसीलात से लाइल्म था, जिसका मतलब था कि वो मालूमात रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज या किसी दूसरे सरकारी इदारे से ही मिल सकती थी। तुम्हारे साथी का नाम क्या था? मैंने खाली और जहनी के आलम में बेमकसद सा सवाल किया। पता नहीं, मुझे एयरपोर्ट इंक्वायरी काउंटर पर किसी ऐसे आदमी का इंतजार करने का हुक्म मिला था जो मुझे बटरफ्लाई कहकर मुखातिब करता। मुझे उसके अहकामात की तकमील करना थी। और उसके अहकामात क्या थे? उसके पास परवीन की एक साफ और वाज़ेह तस्वीर थी। उसने गजाला की तरफ इशारा करते हुए कहा। उसने बताया कि ये औरत जुल देकर लाहौर से निकलने के चक्कर में है, हमें इस पर हाथ डालना होगा। जब उसके पास तस्वीर थी तो तुम्हारी क्या जरूरत थी? इस बात पर मुझे खुद हैरत हुई थी, लेकिन उसे अंदेशा था कि परवीन हुदिया भी बदल सकती है। ऐसी सूरत में मुझे देखकर वो बुखला जाती और उसका राज फाश हो जाता। फिर उसने पर्दे की बिना पर उस पर शुबा किया और मुझे उसकी बात दुरुस्त मालूम हुई, क्योंकि कदो कामत जिसामत मेरी देखी भाली थी। एयर होस्टेस को रुक्का किसने पहुंचाया था? रुक्का? उसने हैरत से दोहराया। मुझे किसी रुक्का का इल्म नहीं, अलबत्ता उसने किसी मुसाफिर से मेरी जगह जरूर बदलवाई थी ताकि मैं आसानी के साथ परवीन पर निगाह रख सकूं और जब भी वो नकाब हटाए तो उसे पहचान लूं। कराची उतरने के बाद क्या प्रोग्राम तय हुआ था? उसने मुझे हदायत की थी कि मैं सदर के एक होटल में क़याम करूं। उसने अपना प्रोग्राम नहीं बताया था, लेकिन मुझे यकीन था कि अपनी तसल्ली होने तक तुम्हारा पीछा करेगा। इन लोगों के लिए तुम पहले भी कभी ऐसा काम कर चुकी हो? नहीं, उसने थूक निगलने की कोशिश करते हुए फंसी हुई आवाज में कहा। मुझे पहली बार बाहर का कोई काम दिया गया है। अगर उन्हें भनक भी मिल गई कि तुम हमारे हत्थे चढ़ गई थी तो नहायत खामोशी से तुम्हारा पत्ता साफ कर दिया जाएगा। तुम जिन लोगों में फंसी हुई हो वो अव्वल दर्जे के कातिल और बदमाश हैं। वो खुदाया, ये तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। वो खौफ से कांपने लगी। और हम भी कुछ ऐसे शरीफ लोग नहीं है। गजाला ने गुर्राते हुए लुकमा दिया। तुमने देख ही लिया होगा कि तुम्हारे साथी को हमने क्या चकमा दिया। अब आसानी के साथ तुम्हारी भी गर्दन मरोड़ सकते हैं। मुझे माफ कर दो। वो तकरीबन रोने लगी। मैंने तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा, मैं वादा करती हूँ इस बारे में कभी एक लफ्ज भी जुबान पर नहीं लाऊंगी। शायद वो सच ही कह रही थी, लेकिन वो ना तजुर्बा कार थी, जबकि उससे काम लेने वाले बहुत जादीदा और सफाक लोग थे। अगर उन्हें मिसेस मुराद पर जरा भी शुबा हो जाता तो अपने पेशा वराना तशद्दुद के जरिए उसकी जुबान से हर बात उगलवा सकते थे। दूसरी तरफ हमारे लिए मुमकिन न था कि उसे अपने गले का हार बनाए रखते। उसे गुलगुलासी की दो ही सूरतें थी, उसे मार दिया जाए या रिहा कर दिया जाए। मेरी निगाहों में वो उन लोगों की शरीके कार नहीं थी। शरीके कार होती तो फिर मौत की सौदागरी का इनाम भी मौत से हरगिज कम न होता, लेकिन वो हकीकी मानों में उनकी आलाकार थी, इसलिए उसे रिहा करना ही मुनासिब था। लेकिन उसकी रिहाई से पहले मैं ज़हनी तौर पर उसे इस कदर उलझा देना चाहता था कि कभी उसे जुबान खोलने पर मजबूर भी कर दिया जाए तो वो उनकी सही समत में रहनुमाई न कर सके। जुबान खोलकर तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगी, मैंने सोची समझी हिकमत अमली के तहत कहा। खुद अपना ही नुकसान करोगी। उनमें लुच्चे, लफंगे और कातिल हैं, लेकिन हमारी एक बाकायदा तंजीम है। एक आदमी को नुकसान पहुंचा तो 10 उसकी जगह ले लेंगे। और सिर्फ तंजीम ही नहीं, उनसे दुश्मनी के पीछे हमारा रवायती इंतकामी जज्बा भी कार फरमा है। उन लोगों ने हमारे 2 जियालों को मारा है। अब जब तक हम उनकी ईंट से ईंट न बजा देंगे खामोश नहीं बैठेंगे। तुम यकीन करो, मेरा उनके किसी जुर्म से कोई ताल्लुक नहीं। वो बदस्तूर रो देने वाली आवाज में बोली। अगर मुझे ब्लैकमेल न किया जाता तो शायद मैं छोटे मोटे काम भी सर अंजाम न देती। इस कदर पारसा थी तो ऐसा मवाद उनके कब्जे में कहां से आ गया जिसकी बिना पर तुम ब्लैकमेल होने पर मजबूर हुई। गजाला ने जहरीले लहजे में दखल अंदाजी की। उसके होठों के गोशे फड़फड़ाए और वह फरियाद तलब निगाहों से मेरी तरफ देखने लगी। शायद गजाला मजीद कुछ बोलती, लेकिन मैंने उसका हाथ दबाकर उसे खामोश कर दिया। सुल्तान शाह ने भी उस मरहले पर अपने मरदूदपन का सबूत दिया।
और कार चलाते हुए गुस्से से सर झटक कर पश्तो में न जाने क्या कुछ बुड़बड़ाने लगा। मिसेस मुराद ने सहमी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा, फिर इल्तिजाई आमेज निगाहें मेरे चेहरे पर मरकूज होगी। हमने ऐद किया है कि दुश्मन से ताल्लुक रखने वाले चिड़िया के बच्चे को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन तुम और ज़ात हो, मैं तुमको मौका देना चाहता हूँ। मेरी ख्वाहिश अपनी जगह, मगर तुम मेरे साथी को देख रही हो कि किस तरह गजबनाक हो रहा है। मेरे लिए इन सबको मुतमईन करना दुश्वार हो जाएगा। खुदा के लिए। वो गिड़गिड़ा कर रो पड़ी, मुझे रिहा कर दो, मुझे छोड़ दो, मैं बेगुनाह हूँ। खामोश रहो ना मुराद औरत, गजाला ने उसे झिड़क दिया और वो सहम कर चुप होगी। इसे यहीं उतार दो। गुलशन इकबाल से गुजरने के बाद न्यू टाउन पुलिस स्टेशन वाले चौराहे पर मैंने सुल्तान शाह से कहा और मिसेस मुराद जल्दी जल्दी रुमाल से अपनी आंखें साफ करने लगी। गाड़ी रुकते ही वो इस कदर उजलत में उतरी थी जैसे उसे अंदेशा रहा हो कि ताखीर होने की सूरत में कहीं मैं अपना इरादा न बदल दूं। घर पर बेफिक्री से उन वाकयात पर गौर करना शुरू किया तो अंदाजा हुआ कि रवा रवी में हम लोग भिड़ों के छत्ते को छेड़ाए थे। मिसेस मुराद का रवैया जो कुछ भी रहता, उसका साथी अपने ऊपर वाले को जरूर ये बताता कि लाहौर से एक मुश्तबा औरत कराची आई थी जिसके ताकुब की कोशिश नाकाम बना दी गई। UA2 की तवज्जो कराची की तरफ मफसूल हो जानी थी। महज इन्हीं अंदेशों के पेश नजर मैंने गजाला को मुकम्मल तौर पर घर में महदूद हो जाने की आदायत डाली थी, क्योंकि उन लोगों के पास गजाला की तस्वीर मौजूद थी। वापसी पर पहले गजाला को उसके घर छोड़ा गया, फिर सुल्तान शाह मेरे घर से भरपूर तैयारी करके उस होटल की तरफ रवाना हो गया जहां मिसेस मुराद को कयाम करना था। अगर A2 की तवज्जो कराची की तरफ मबजूल होनी ही थी तो उसमें उसके लिए धमकी या इबरत का पहलू होना जरूरी था। मैंने सुल्तान शाह को खुली छुट्टी दे दी थी। कोई शख्स मिसेस मुराद का रुख करे तो उसे अगवा कर लिया जाए, अगर नाकामी का खौफ हो तो बेदरीग उसका खात्मा कर दिया जाए। उसने जो कुछ इतलात लाहौर पहुंचाई हूँ उनसे हट कर भी वो बहुत सी बातों का ऐनी चाहे था। दूसरी तरफ वो वाकयात की रोशनी में A2 का काबिल एतमाद साथी नजर आ रहा था, लिहाजा उसकी हलाकत मेरी निगाह में जरूरी थी। वो मामलात तो बज़ाहिर तय होते नजर आ रहे थे, लेकिन कराची के मामलात से मैं कतई तौर पर लाइल्म था। जाते हुए शहर में सारी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी गई थी और जहांगीर का अंदाजा था कि हिरून की आखिरी खेप शायद एक हफ्ते तक शहर की जरूरियात पूरी कर सकेगी। उसके बाद के हालात का इन्हिसार ऊपर के हुकाम पर था। उस वक्त तंजीम के मामलात भी अजीब पेचीदगी का शिकार थे। B1 यानी मिठा खान अपने हाथों खुदकुशी करके कैफर किरदार को पहुंच चुका था और किसी को इल्म नहीं हो सका था कि उसकी हवेली से बरामद होने वाला ताकतवर ट्रांसमीटर रिसीवर MT300 हेरोइन की मकामी और बैनुल-अक़वामी तिजारत में इस्तेमाल हो रहा था। फौजी माहिरीन से शहरी हुकाम तक हर एक का यही ख्याल था कि मिठा खान कोई गैर मुल्की जासूस था जिसने राजफाश होने के खौफ से खुदकुशी कर ली। उस अहम वाक़े के बाद हदायत देने के लिए MT300 का इस्तेमाल तर्क कर दिया गया था। B1 की जगह किसी और को मुकर्रर करने की बजाय A2 ने रात के मुकर्रर औकात में बजाते खुद फोन पर हदायत जारी करने और रिपोर्टें वसूल करने की जिम्मेदारी संभाल ली थी। वो जिस फोन को उस काम के लिए इस्तेमाल करता था उसे मैं लाहौर में तबाह करके आया था। उस तरह कराची से कोई भी कारकुन A2 से राब्ता कायम नहीं कर सकता था। अलबत्ता A2 हस्बे मर्जी किसी भी नंबर से मकामी एहलकारों से रजू कर सकता था। मैं बजाते खुद B1 के मनसब पर फाइज था जो सिकंदर अली की मुअत्तली और फिर हलाकत के नतीजा में खारी हुआ था। सिवन या कासम मेरा मातहत था, लेकिन अपने इख्तियारात की बिना पर वो खासा खुद सर हो गया था। रक्षी के मामले में मेरे साथ उसका मुआरका जारी था। उसने मुझे खौफजदा करने की हर मुमकिन कोशिश कर डाली थी जो नाकाम रही, मगर मैंने सुल्तान शाह के हाथों उसके खाली घर में खासी अबतरी फैला डाली थी। दूसरी तरफ कासम ने रक्षी को भी गुलशन इकबाल के एक मकान में छुपा दिया था ताकि उसे A2 के सादर किए हुए सजाए मौत के फैसले से बचाया जा सके। कासम ने अपनी तरफ से रक्षी की रुपोशी का ढोंग रचाया हुआ था, मगर मैं उसकी कमीनगाह से वाकिफ था और किसी भी वक्त उसकी उस हरकत का इंकशाफ करके A2 से सजा याब कर सकता था। कार्रवाइयां मुअत्तल करते हुए मेरे जिम्मा सिर्फ एक काम किया गया था कि हीरोइन की बैरून मुल्क स्मगलिंग के लिए कैरियर तैयार करके बराह रास्त A2 को इतला दूं। वो काम मैं हामिद के जरिए किसी भी वक्त सरंजाम दे सकता था। जब मैं मखसूस ट्रांसमीटर पर जहांगीर से बात करता था तो मेरी हैसियत B4 की होती थी जिसे वो बराह रास्त जवाब देता, लेकिन बतौर डैनी वो मुझे अपना दोस्त बल्कि मातहत समझता था। मैंने खासी सोच विचार के बाद उसे बात करने का फैसला कर लिया। सिलसिला मिलने पर दूसरी तरफ से जहांगीर ही ने रिसीवर उठाया था। फिर मेरी आवाज पहचानते ही एकदम फट पड़ा। तुम बगैर कोई इतला दिए कहाँ गायब थे? 2 दिन से तुम्हें तलाश कर रहा था। शहरी में था, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी मेरी? मैंने हंसते हुए तंजिया लहजे में कहा, इधर चले आओ तो बताता हूँ। उसके लहजे में राजदाराना संजीदगी होत कर आई। भाभी कहाँ है? मैंने मानी खेज लहजे में सवाल किया। खून ना खुलाओ मेरा, उसकी हुराट सुनाई दी। उस साली हेड मास्टरनी ने अलग दिमाग खराब किया हुआ मेरा। कल ही कराची में उसका कोई मामून दरियाफ्त हुआ है, कुछ दिनों के लिए उसके घर गई है। ये तो बड़ी खुशी की बात है, मैंने खुश दिली के साथ कहा, लेकिन ये याद रखो कि बीवी साली कभी नहीं बन सकती। पहला रिश्ता गुस्से का है और दूसरा सरासर प्यार का होता है। होता होगा यार, जिसका होता होगा। वो रो में कह गया, अपनी तो सिरे से साली भी नहीं है यार कोई। मैंने उसकी बेबसी पर दिल खोल कर कहका लगाया, फिर जल्दी पहुंचने का वादा करके रिसीवर क्रैडल पर डाल दिया। मैं तैयार होकर उसके घर पहुंचा तो लान पर बदस्तूर खूंखार कुत्तों का राज था जो अपने रखवाले के पास खड़े लंबी लंबी जुबानें बाहर लटकाए दुम्मे हिला रहे थे।
मैंने सुना हुआ था कि दुमदार जानवरों की मिजाज का अंदाजा दुम की हालत से किया जा सकता है, और उस वक्त वो दुमी साहिबान दुम के खुशगवार मूड का ऐलान कर रहे थे। लिहाजा मैं बिला झिझक कार से उतरकर अंदर चला गया। जहांगीर ने मेरे पुरतपाक रवैये का जवाब कदरे सर्द महरी से दिया। फिर जब बैठने के बाद मैंने गौर किया तो उसके चेहरे पर अफसरी बरस रही थी, लेकिन मैंने उस पर कोई तबसरा नहीं किया। कहाँ गायब थे तुम? रस्मी गुफ्तगू के बाद उसने संजीदगी के साथ सवाल किया। मसरूफ था, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। इसे आगे जानना चाहोगे तो कुछ भी न बता सकूंगा। देखो डैनी, दोस्ती अपनी जगह है और काम अपनी जगह। ये ना भूलो कि तुम्हारे बारे में मैं किसी को जवाब दे हूँ। उसकी संजीदगी कुछ जरूरत से ज्यादा गहरी होगी। तो क्या इस बारे में जवाब तलब किया गया है तुमसे? मैंने ताहिर अमेज लहजे में पूछा। B4 लापता है, ट्रांसमीटर पर कोई जवाब नहीं मिलता। C1 पिछले 2 दिनों में कम अज कम 5 बार तुम्हारे बारे में दरियाफ्त कर चुका है। शायद उसे मेरी और तुम्हारी दोस्ती का इल्म भी है। मैं गहरी सांस लेकर सोफे की पुष्टगाह से टिक गया। ये C1 कौन है? ऊपर वाले सब भी फोन पर किसी कुत्ते की तरह गुर्राते हैं। वो बुरा सा मुंह बनाकर बोला, मैं D1 हूँ और B4 का मातहत हूँ, तो C1 भी मुझसे ऊपर ही होगा। उसने तहक्कुम अमेज लहजे में तुम्हारे बारे में पूछा था। जब मैंने किसी C1 से लाइल्मी का इजहार किया तो वो सड़ी सड़ी गालियों पर उतर आया। आखिर में उसका लहजा खिफत अमेज हो गया। मेरे लिए वो लम्हा फिक्रिया था। कासम मेरी तलाश में उस कदर दीवाना हो रहा था कि सारी एहतियात बालाए ताक रखकर बरह रास्त जहांगीर से राब्ता कायम कर बैठा था। फिर तुमने क्या बताया? मैंने उसे खामोश पाकर टोका। मुझे मालूम ही क्या था जो उसे बताता। हर बार उसने एक ही बात कही कि जब भी तुमसे मुलाकात हो उसका पैगाम तुम तक पहुंचा दूं। मुझे हैरत है कि उससे तुम्हारा क्या वास्ता हो सकता है। तुम तो मेरे मातहत हो ना। अपनी परेशानी के बावजूद मैं उसकी बेयकीनी पर हंस पड़ा। ये तो उसी से पूछना था तुमको। मेरे लिए तो C1 बिल्कुल नया नाम है। हो सकता है वो कोई गैर मुतल्लिक आदमी रहा हो। वो खौफजदा अंदाज में हंसने लगा। हमेशा दूर की कूड़ी लाते हो। भला वो बाहर का आदमी क्यों होने लगा? खुदा करे कि तुमसे कोई बेहतियाती सरजद ना हुई हो। मैं संजीदगी के साथ बुड़बड़ाया। हो सकता है कि वो मेरा या तंजीम का दुश्मन रहा और उसे कहीं से कोड सिस्टम की भनक मिल गई हो। तुम्हारी तरह वो भी अंदाजा लगा सकता था कि B4 और D1 के दरमियानी खला को कोई C1 ही पुर कर सकता है। वो मेरे करीब से रखा। खैर ये तो हमारी आपस की बात है। मैं B4 से उसका जिक्र ही गोल कर जाऊंगा, और अगर उसे मालूम हो गया तो मैंने कहा, मैं जीवा हाउस भी जाता हूँ। वो कहीं भी मुझसे राब्ता कायम कर सकता है। मैं भी तो आखिर उसको जवाबदेह हूं ना, ख्वाह तुम्हारे हिजरिए सही। वो तेवरियों पर बल डालकर उठने वाले अंदाज में बोला। जवाबदेही अपनी जगह, लेकिन दोस्ती भी तो कोई मकाम रखती है। मेरी खातिर तुम जरा सा भी झूठ नहीं बोल सकते। मैं तो बड़े से बड़ा झूठ बोल सकता हूँ। तुम खुद ही हर वक्त मुझे मातहती का एहसास दिलाते रहते हो। याद रहे मेरे आते ही तुमने क्या कहा था मुझसे। वो मेरे बाजू पर हाथ मारकर खोखले अंदाज में हंस पड़ा। बड़े कम ज़रफ़ हो मजाक भी बर्दाश्त नहीं होता तुमसे। अरे हम में भी भला अफसरी मातहती चल सकती है। आइंदा मजाक किया करो तो पहले से बता कर किया करो। मैंने उसे घूरते हुए खुश्क लहजे में कहा, वरना तुम्हारी बदमस्तियों के बायस किसी दिन हम भूखे गीदड़ों की तरह एक दूसरे को नोच खाएंगे। खाने की बाद में पहले थोड़ा सा शुगर हो जाए। वो हंसते हुए उठ गया। तुम्हारी पसंदीदा ब्लैक टाग है, उसने गिलास बनाकर वापस लौटते हुए कहा। फिर हम दोनों ने एक दूसरे के जाम सहित तशवीज़ किए और वलायती सियाल अपने मैदों में अंडेलने लगे।